अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर रियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, खित्ता इस वक्त एक ऐसे दोहराए पर खड़ा है जहाँ सरहदी अमन, आलमी सियासत, असलह की दौड़ और इलाकाई धमा चौकड़ी सब एक साथ नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के नेटवर्क को कारी जरब लगाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। डेरा इस्माइल खान के कुलाची से लेकर शुमाली वजीरिस्तान के दित्ता खेल तक होने वाली कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द और उनका अहम कमांडर आलिम महसूद जहन्नुम वासिल हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत ये जारहाना मुहिम उस बात की अक्कासी करती है कि रियासत ने दहशतगर्दी के बाब को अब मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। इसी दौरान भारत ने खित्ते में जंगी बयानात की आग भड़काने की कोशिश की है। भारतीय आर्मी चीफ एक बार फिर धमकियां देते हुए मई की कशीदगी को सिर्फ ट्रेलर करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसी कशीदगी के बाद भारत को आलमी बरादरी के सामने अपनी पॉलिसियों का दिफा करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की जानिब से शफाफ तहकीकात की पेशकश ने नई दिल्ली के बयानिए को कमजोर किया है। भारत के तैयारे खसूसन राफेल का गिर जाना और उनकी मिलिट्री तंसीबात समेत उनके 200 के करीब फौजियों का हलाक होना पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने कवर किया, जिस पर आज तक भारत कोई जवाब नहीं दे सका। आलमी मंजरनामे में भारत को एक और झटका उस वक्त लगा जब कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की सरकारी इजाजत दे दी और भारतीय रियासती जबर पर खुलकर तनकीद की। बरतानवी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हों या फिर टोरंटो में नजर के कत्ल का मामला, दुनिया अब भारत के अंदरूनी इंतहा पसंद ढांचे को खुलकर देख रही है। भारतीय सियासत में भी भूचाल है। बिहार इंतखाबात पर 40,000 करोड़ के इल्जामात ने बीजेपी सरकार के इंतखाबी अखलाकियात पर सवालात खड़े कर दिए। इसके अलावा ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री सहूलियत ख़त्म करके नई दिल्ली को एक और बड़ी सफारती ज़रब लगाई है। जनूबी एशिया के मशरक में बांग्लादेश ने भारत में रूपोश साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की बाकायदा हवालगी का मुतालबा करके सूरत हाल मजीद कशीदा कर दी है। अदम मौजूदगी में सुनाई गई सजाए मौत ने ढाका और दिल्ली के ताल्लुकात को एक नई तलखी दे दी है। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक खित्ते के इस बदलते तवाजुन में अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को जदीद तरीन F-35 तैयारी देने की तैयारी कर ली है, जो मशरक़ वुस्ता में अस्करी तवाजुन बदल सकता है। फ्रांस ने रूसी जारहियत रोकने के लिए यूक्रेन को 100 राफेल तैयारे देने का ऐलान किया है। याद रहे, ये वही राफेल है जिसकी साख मई की जंग में पाकिस्तान की जानिब से नुकसान में डूब गई थी। वहीं दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे के ऑयल लीक की वीडियो ने नई दिल्ली के दिफाई मंसूबों की कारकर्दगी पर मजीद सवालात उठा दिए। खित्ते में सबसे बड़ा कदम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वो करारदाद है जिसमें गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान ने इस हक में वोट देकर वाज़ेह कर दिया कि गजा में खून रेजी रोकने और इंसानी इमदाद के रास्ते खोलने के लिए आलमी बरादरी ने अब फ़ाल किरदार अदा करना है। अगरचे हमास ने इस अमल को मुस्तरद किया है, लेकिन दुनिया के लिए ये एक नए सफारती रास्ते का आगाज है। क्या अज़्म इस्तेहकाम के जरिए दहशतगर्दी के बाब को वाकई हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, या खित्ते में भारत की मुदाखलत इस जंग को किसी नए मरहले में धकेल देगी? भारत के अंदर बढ़ती सियासी कमजोरी, आलमी सतह पर खुलते स्कैंडल्स और दिफाई नाकामियों के बाद क्या इसका जंगी बयानिया आलमी महाज पर मजीद कमजोर होगा? क्या F-35 से लेकर राफेल तक बड़े ममालिक की असला सियासत खित्ते में ताकत का तवाजुन किसी नए तसादुम की तरफ ले जा रही है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो फोर्सेज ने जिस तरह भारतीय हमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्दों को उनके कमांडर समेत जहन्नुम वासिल किया है, ये तो वाज़ेह पैगाम है कि अब पाकिस्तान इनफ इज इनफ की पॉलिसी पर आ चुका है। आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाइयां मुल्क के अंदर ही जारी रहनी चाहिए, या इन दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको भी टारगेट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो है दुश्मन के ठिकानों को, जहाँ से ये टेररिस्ट जो बैठ के ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जहाँ इनकी तश्कीलें हो रही हैं, जहाँ से ये जो है वो फाइनेंसेस ले रहे हैं, उन सबको टारगेट किए बगैर पाकिस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना, इट स्टैंड्स जेपरडाइज्ड। इस वजह से जरूरत है कि इनके हाइड आउट्स को जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो हमें हिट करना चाहिए, और ये बड़ा जरूरी है बिकॉज हमने जो है वो इररिफ्यूटेबल जो है एविडेंसेस जो है वो दे चुके हैं अफगान गवर्नमेंट को मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो उसके बावजूद कोई मामला नहीं हुआ। इस टाइम पे ओवर 850 जो दफ्तर खारजा ने जो एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं,
तो 225 जो है हमारी इस टाइम पे जो है वो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं और तकरीबन कोई नेशनल कमांड जो है उसके राब्ते इनके साथ हुए हैं। एनसीसी की जो मीटिंग्स हैं वो तकरीबन 13 हो चुकी हैं। इसके अलावा आईएसआई ने जो है वो 850 से ज्यादा मेमो इनको लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मान नहीं रहे। देखे ना, ये दहशतगर्द जो है ये इनको बिठा के फितनातुल हिंदुस्तान जो है वो वहां पीछे बैठा हुआ है। बुनियादी तौर पे तो इंडिया ही है दोनों तरफ, लेकिन वो उन लोगों को जो है वो हायर करता है, दे आर द हायर्ड गन्स, और उनको जो है वो पैसा देता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनको इक्विपमेंट भी अब देना शुरू कर दिया है। इंडिया इज एक्चुअली एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान समेत जो है वो। आप देखें कि कनाडा में, मालदीव के अंदर, श्रीलंका के अंदर, और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, कतर के अंदर, अमेरिका के अंदर, बर्तानिया में, यानी कि यू नेम द प्लेस। और भारत की जो टेररिज्म है वो वहां नजर आती है। अब मसला यहाँ यह है कि ऐसे भारत के साथ जो है क्या अमेरिका को अपने दिफाई ताल्लुकात बहाल रखने चाहिए, क्या वो डिफेंस डील रहनी चाहिए। अब आपने कहा कि जो आज देखे ना, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया वो, और उससे पिछला वाला जो वाना कैडेट कॉलेज का था, मेरे ख्याल में वो तो इतनी बड़ी कोई हिस्टोरिक हमारी अचीवमेंट थी जो शायद दुनिया के अंदर जो है वो एक हिस्ट्री बनकर उभरे कि किस तरीके से जो है हमने कम से कम जो नुकसान के ऊपर इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर आवर सोल्जर्स। मेरे उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी की डेडिकेशन के ऊपर, और फिर उनकी कमिटमेंट टू द कॉज के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये जो जिस तरीके से अभी जो ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर 15 दहशतगर्द जो है उनको जहन्नम वासिल किया गया, लेकिन ये दे विल कीप कमिंग। मसला ये है, इनको जब तक के आप इनके जो ठिकाने हैं जहां से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, जब तक के वहां आप हिट नहीं करेंगे, और इसका इजाजत हमें यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल जो 51 है वो बकायदा इसकी इजाजत देता है कि आपके मुल्क पर अगर कोई हमला आवर हो तो फिर आप उसको जो है सबक सिखाएं। हमने एक पीस का रास्ता अपनाया, हमने पीसफुल टॉक्स अपनाने की कोशिश की दुआ में। उसके बाद जो है हमने इसके बाद इस्तांबुल के अंदर मल्टीपल जो हमने डायलॉग जो है वो कोशिश किया, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, वक्त का जो है वो गुजार रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दे आर द मास्टर ऑफ डिसेप्शन। आयरन हैंड के साथ बिल्कुल सर, क्लैरिटी हो गई है कि अफगानिस्तान तो बस एक प्रॉक्सी है, असल दहशतगर्द तो भारत है जो पैसे के एवज तालिबान से ये सब करवा रहा है। फिर आप क्या समझते हैं कि आप प्रॉक्सीज के साथ साथ जो असल दहशतगर्द जो भारत है, जिसको आप एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म कह रहे हैं, उनको भी निशाना बनाने या एक सख्त जवाब देने का वक्त नहीं आ गया? मेरे ख्याल में इट इज हाई टाइम दैट वी शुड बी रिप्लाइंग इन द सेम कॉइन। जो उनको जवाब समझते हैं ना, यानी कि जो हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। भारत इज नो 9 फीट टॉल, कोई वो इतना बड़ा कद नहीं है उसका, हमने देख लिया बुनियानुम मरसूस में, बल्कि वो एक इंतहाई तिफलाना हरकतें करता है और दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को, और फिर बलूचिस्तान के अंदर सबवर्जन के जरिए, कश्मीर के अंदर सबवर्जन के जरिए वो काम कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो ये काम कर रहा है। अब मेरे ख्याल में हमें दो टोक इसका फैसला करना पड़ेगा। हमें जो है वो उनके खिलाफ जो 151 पेजेस का डोजियर जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर यूनाइटेड नेशन में लेके गए थे, जिसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट के तमाम सबूत और शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में काम करने का वक्त आ गया है। साथ ही साथ कुलभूषण को भी जो है वो, अब हमारा काम तो देखे ना, माफी तो अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला की मर्जी है वो। हमारा काम सिर्फ यह है कि इस किस्म के जो गुनाहगार हैं उनको अल्लाह के पास पहुंचाना, ताकि माफी तलाफी जो है वो अल्लाह की मर्जी है वो करे। हमारा काम यही है कि इस किस्म के जो दहशतगर्द हैं उनको अल्लाह के पास सेफ एंड साउंड पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल ठीक सर, भारतीय आर्मी चीफ जो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, और इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो मई में तो ये ट्रेलर था 88 डेज का जो ऑपरेशन सिंदूर, बल्कि अब तो जो है ना, अब हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। एक तरह से तो ये बड़ा मजाइका खेज बयान है, बड़ा रिडिकुलस है, क्योंकि सबक किसने किसको सिखाया था ये तो बड़ा क्लियर हो गया था मई में, तो और दुनिया ने भी देखा। लेकिन फिर भी कौमी सलामती और सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। जी, हमारे जो मुहाफिज हैं ना, देखें बात यह है कि जो हमारे मुहाफिज हैं
उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये धमकियां दे रहे हैं। पहली बात है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और अगर वो बरसना चाहें तो वी विल से वेलकम टू देम। आ जाएं, बिस्मिल्लाह, जरूर आ जाएं। और एक दफा आए तो फिर जब मुंह की खा के जाते हैं तो फिर अब आप देखें ना, आप भी अजीब बात कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि जी वो हमने मारा है, अब वो रोने भी नहीं देते। देखिए ना, रोने तो देना चाहिए। अब वो क्या करे, धमकियां ही दे सकता है ना बेचारा। उसको पता है कि हमने जो उसकी तारीख साल बेइज्जती की है, वो तो उनको अच्छी तरीके से मालूम है। जनरल द्विवेदी हो गया, या उनका जो एयर चीफ हो गया सिंह साहब, तो अमरप्रीत सिंह, तो वो दोनों जो है सिर्फ धमकी के ऊपर बात कर रहे हैं। वो अमलन कोई काम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होता तो फिर वो दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करते। लेकिन मसला ये है कि राफेल चलाने के लिए तो पायलट रखने चाहिए ना। आप अगर वो गधे गाड़ियां चलाने वालों को पायलट रख लेंगे तो फिर उनका अंजाम यही होगा जो हमने किया है। और इंशाअल्लाह ताला अगर वो उनके पायलट भी हुए ना, तो याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, दे बिलीव इन क्वालिटी, दे डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी। हम जो है नंबर गेम के अंदर नहीं पढ़ते, ना हम पढ़ सकते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। याद होगा आपको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है बकायदा अपने दस्तखत कर दिए थे कि हम जो है ये आखिरी मिशन जो है वो हो सकता है हमारा। तो ये जो आप जज्बा है, ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है, हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे। और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा, बल्कि ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता, हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए में इस टाइम पे। और याद रखें कि भारत का कोई खित्ता, कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक जो एसेट है, कोई उसका मिलिट्री एसेट है, कोई उसका इकोनॉमिक एसेट है, कोई उसकी बंदरगाह, वो पाकिस्तान की, और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जनरेशंस टू कम। उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा, अगर नस्लें बच गई तो। बिल्कुल ठीक। अब सफारती सतह पर तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत रुस्वा हो रहा है। अब खालिस्तान तहरीक के रेफरेंडम को भी कनाडा में कानूनी तौर पर इजाजत दे दी गई है। आप उसे किस तरह से देख रहे हैं कि इस रेफरेंडम में अगर आलमी असूलों के तहत आज़ाद खालिस्तान की तहरीक मंजूर हो जाती है तो भारत के लिए क्या मुश्किलात होंगी? देखिए, भारत जब ये खालिस्तान की तहरीकें तो मंजूर होनी है, इसको तो होना है। पहले भी रेफरेंडम हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, दीगर जगहों के ऊपर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, कनाडा में अभी जो सिखों का आपको पता है एक बहुत बड़ी जो है वो कैलगरी वगैरह के अंदर उनकी बड़ी तादाद है। और एक दुनिया में जो सबसे ज्यादा सिख बसते हैं अदर देन जो इंडिया, तो वो कनाडा में बसते हैं और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तो इसका तो मतलब एक ही है वाजे कि वो गुरपतवंत सिंह पुन्नू जो तहरीक लेके चल रहे हैं उसके अंदर ये मंजूर तो हो जाएगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं नजर आ रही मुझे। दूसरी बात यह है कि जब ये इस किस्म की तहरीकें जो हैं वो मजबूती पकड़ती हैं और उनको कोई लेजिटिमेसी मिल जाती है, तो फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन और दीगर फोरम्स जो हैं आहिस्ता 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 उनके अंदर जो है डेंट पड़ना शुरू हो जाते हैं। भारत जो है अब ताकत के जरिए तो जो है वो अब खालिस्तान की तहरीक को रोक नहीं सकता। खालिस्तान की तहरीक तो 1984 के अंदर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के खिलाफ, तो उसी टाइम पे जो है ये बात तय हो गई थी कि उन्होंने खालिस्तान तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर भारत समझदारी से काम लेगा तो सिर्फ खालिस्तान बनेगा, वरना याद रखें कि भारत के अंदर इस टाइम पे 33 नई रियासतें जो हैं वो इंशाल्लाह आएंगी, और ये कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनका खालिक होगा। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसा जो मूजी शख्स है जिसके दिमाग में फतूर और फितना और फसाद और दहशतगर्दी भरी हुई है। वो ये चाहता है कि किसी सूरत जो है जोरी जबरदस्ती लोगों को
उनकी मजहब की बुनियाद के ऊपर, उनकी रंग बिल्कुल और सही। नस्ल की बुनियाद के ऊपर कुचल दिया जाए, ये नहीं बिल्कुल ठीक। होगा। ये हिंदुत्व माइंडसेट जो है ये थोड़ी देर के लिए उभरा जरूर, लेकिन ये जल्द कुचला जाएगा और अपनी मौत आप मरेगा। और भारत जो है, जो कि पहले ही बिल्कुल ठीक, फ्रेगमेंटेशन के बिल्कुल जो है ठीक। बुरी सर, तरीके न से सिर्फ शिकार है। सफारती सतह पर रुसवा हुआ है, अंदर भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वहीं भारत के जो इर्द गिर्द के हमसाए भी उनके खिलाफ चार्जशीट लेकर खड़े हैं। एक तरफ पाकिस्तान के खदशात हैं, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी अब मफरूर साबिक वजीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये हवालगी मुमकिन है, और अगर भारत नहीं मानता तो बांग्लादेश का क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश ने ट्रीटी साइन की हुई है। भारत और बांग्लादेश के माबैन जो है वो एक ट्रीटी साइन हुई है, जिसमें जो मुजरिम है एक दूसरे ममालिक के, उनको हवालगी के हवाले से। लेकिन जाहिर है भारत जो है वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने हसीना वाजिद और उसके वालिद जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया था, और वहां जाके उन्होंने शेख मुजीब ने जिस तरीके से किरदार अदा किया, वो तो एक तारीख साज है। बहरहाल नतीजा ये निकला कि आज भारत की तमाम जो इन्वेस्टमेंट थी, जो वहां उनकी फाइनेंशियल थी, पॉलिटिकल थी, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट थी और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट थी, वो तमाम की तमाम फेल हो गई। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां गूंजने लग गए। दो कौमी नजरिया पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकला, और कायदे आजम की कौम जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में बसने लगी, यानी कि दो मुल्क हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, लेकिन कौम कायदे आजम की रही। अब जो उन्होंने जो इसके अंदर हसीना वाजिद है, हसीना वाजिद के ऊपर एक बात बहुत खतरनाक है, और वो ये है कि उसका जो चार्जशीट है उसके अंदर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है। और हमारे पाकिस्तान की तरह उनका आईजी जो होते हैं वो मल्टीपल आईजीज नहीं होते। बांग्लादेश में एक ही टोटल आईजी है, और वो वादा माफ गवाह बन गया। 453 पेजेस का जो है ये वर्डिक्ट आया है, और इसके अंदर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को शामिल किया गया है, जिसने ये बताया है कि 1400 लोगों को जो है शेख हसीना के हुक्म के ऊपर जो है बराह रास्त गोली मारी गई, और इसके लिए पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद है। अब ये तमाम बातें जो हैं आपके सामने हैं। अब आप देखें कि भारत को अगर जो है भारत इसमें लैतो लाल से कायम करेगा और शेख हसीना को जो है वो उनके हवाले नहीं करेगा, तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई खतरनाक हद के ऊपर चले जाएंगे, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल में काफी हद तक जो है गिर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो है भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। जैसे कि आप देखें श्रीलंका के साथ वो आइसोलेशन का शिकार है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो भारत इस टाइम एक ऐसा मुल्क उभर के आया है जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, जो कि मिलिट्री आइसोलेशन का शिकार है, जिसको पूरी दुनिया में थू थू हुई है। अमेरिका के अंदर जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, ट्रेड टैरिफ उसके ऊपर बढ़ाया गया है। हाँ, चंद जो है चीजों के अंदर जाहिर है वो इकोनॉमी उनके ऊपर एक और डेवलपमेंट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। इस वक्त जो है दुनिया के तमाम ममालिक दिफाई लिहाज से मजबूत होने की दौड़ में है। अमेरिका ने सऊदीया को F-35 देने का ऐलान किया है, और सऊदीया के साथ हमारे भी दिफाई मुआहिदा है, तो क्या इन तैयारों तक पाकिस्तान की भी रसाई होगी? नहीं, पाकिस्तान के पास इनकी रसाई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिफाई और स्ट्रेटेजिक जो मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ, वो उसकी नौयत फर्क अंदाज किए है, जिसको जाहिर है इस टाइम पे रिवील नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब जो है अमेरिका के साथ उनकी डिफेंस डील जो है उसके मुताबिक, जो वैसे तो नॉन नेटो एलाई को जो है वो दिया नहीं जाता, मां सवाई इसराइल को दिया गया है F-35, और इंडिया के लिए भी जो है वो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस टाइम पे पैसे चाहते हैं। उससे पहले भी आपको पता है अपनी फर्स्ट टर्म के अंदर उनके जो दामाद हैं जैरिड कुशनीर, उनके जरिए, क्योंकि वो मोहम्मद बिन सलमान साहब के जो है उनके साथ एक ताल्लुक है, तो पहले भी ये $380 बिलियन की जो है वो डील साइन हुई थी। और उसके बाद जो है फिर सऊदी अरब को आखिर क्या वजह है कि वो उनको महसूस हुआ कि वो डील इनफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ जो है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जो है वो करनी पड़ी। तो मेरा ख्याल है कि F-35 तो जरूर आ जाएंगे उनके पास, और जाहिर है $82.5 मिलियन का एक जहाज है। लेकिन इसके साथ जो है वो क्योंकि शराइत होती हैं कि फलाने मुल्क के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फलाने मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो चाहे जो ईरान और सऊदी अरब के माबैन एक मुश्किल दौर था, वो तो अब हो गया खत्म। और ईरान, और आपको याद है कि अभी ईरान और इजराइल की जंग के अंदर जिस तरीके से सऊदी अरब ने बाकायदा यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 51 का हवाला दे के ईरान को राइट ऑफ डिफेंस का जो है वो हक दिया था, तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ी सिफारती कामयाबी थी दोनों मुल्कों के
माबैन। और फिर आप देखें कि जो खतरा है वो तो इजराइल से है, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि मदीना की रियासत जो स्टेट ऑफ मदीना तक जो है वो हमारी रियासत बनेगी। ये उन्होंने बाकायदा जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी किया है उसके अंदर ये चीज मौजूद है। तो सबसे ज्यादा खतरा तो उनको जो है रियासत इजराइल से है। तो इस टाइम पे ईरान के साथ नहीं है, कतर के साथ मामला जो है वो फिर खुश उसलूबी से तय पा चुके हैं, और रीजन के अंदर कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जो सऊदी अरब के ऊपर जो है वो कोई ऐसा अज़ाइम रखता है। तो इजराइल के खिलाफ मैं नहीं समझता कि F-35 जैसा जहाज जो है उसके खिलाफ बिल्कुल ठीक। सर, खित्ते का एक और भी बड़ा अहम मसला है रूस और यूक्रेन की जंग का मामला है, जो अब तक सदर ट्रंप भी हल नहीं कर पाए। वहीं अब फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल तैयारे देने का भी मुआहिदा साइन किया है। तो क्या ये खित्ते में बाकायदा रूस और यूक्रेन जंग की तैयारी नहीं है? देखिए, जो यूरोजेट हो गया या क्योंकि यूरोजेट के अंदर तो बाकायदा जो है वो ये जो जर्मनी ने, फ्रांस ने और इजराइल ने और गालिबन इटली ने मिलके जो है ये एक यूरोजेट बनाया था, जिसका वो जाहिर है उनके साथ शराकतदारी है। फ्रांस जो है उसको नेचुरली उसको अपने पैसे चाहिए, उसको उसका राफेल जो है बुरी तरीके से मार्केट में खराब हुआ। पाकिस्तान के हाथों पिटाई के बाद उनका जो अखबार था मॉन्डे, उसने खुद लिखा था कि किस तरीके से जो है उनके उस जमाने में उसने क्लेम किया था कि हमारे 3 जो है वो राफेल जो है मारे गए। बाद में उन्होंने मजीद उसके ऊपर तहकीकात की। फिर राफेल की जो ये डिसॉल्ट एविएशन है वो जो उनकी मैन्युफैक्चरर है वो वहां आना चाहती थी, और डिसॉल्ट एविएशन ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि इंडिया में क्या वजूहात हो गई राफेल गिरने की, लेकिन इंडिया ने एक्सेस नहीं दी क्योंकि उनको पता है कि कसूर इंडिया का है। इसलिए वो राफेल को जो है अब उनको मार्केट चाहिए है। राफेल को उन्होंने जो है 4.5 जनरेशन का जहाज है उन्होंने इजराइल को देने का वादा किया है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता, ये इसमें टाइम लगता है। ये नहीं है कि जहाज आज आपने जाके मार्केट से खरीदा और सुबह उड़ाना शुरू कर दिया। ये इसके अंदर ये बिट्स एंड पीसेस में आते हैं, और फिर ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इसके अंदर जो है वो क्या मेंटेनेंस का क्या इशू है, और किस किस्म के उनको उन्होंने साथ कोई इसके कंडीशनैलिटीज लगाई हैं या नहीं लगाई। ये तमाम चीजें जो हैं देखनी गई। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, दफाई तज्जियाकार और अपना तज्जिया दे रहे थे। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पंजाब में गन्ने की क्रशिंग सीजन एक बार फिर मरकज़े तवज्जो बन चुका है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सूबाई हुकूमत, शुगर मिल मालकान और किसानों के दरमियान जारी लड़ाई ने न सिर्फ ज़राई मईशत को हिला कर रख दिया है, बल्कि चीनी की कीमतों और मुस्तकबिल की पैदावार के हवाले से भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए। पंजाब हुकूमत ने 15 नवंबर को वाज़े डेडलाइन के बावजूद क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिलों के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कैन कमिश्नर के मुताबिक क्रशिंग ना करने वाली मिलों को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा, जबकि सूबे की 27 मिलें क्रशिंग का आगाज कर चुकी हैं और बाकी मिलों को चेक करके कार्रवाई शुरू की जा रही है। जिलाई लेवल पर मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं ताकि क्रशिंग के अमल, अदायगियों और चीनी की रस्त को मजीद जो है मुसलसल उसको देखा जाए। हुकूमत का कहना है कि नई चीनी मार्केट में आने से कीमतें जरूर कम होंगी और सारिफीन को रिलीफ मिलेगा, लेकिन दूसरी जानिब किसान शदीद बेचैनी और गम और गुस्से का शिकार है। किसान इत्तेहाद ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि गन्ना तैयार खड़ा है, लेकिन मिल मालकान खरीदारी से गुरेज आए। उनके मुताबिक गुज़श्ता साल चीनी 120 से 130 रुपए में फरोख्त हो रही थी, तो गन्ना 400 से 500 रुपए मन लिया गया था, मगर इस साल जब चीनी 210 से 240 रुपए तक पहुंच गई है तो किसान को उसकी मेहनत का जायज नर्ख नहीं दिया जा रहा। किसान गन्ने का रेट 600 रुपए और गंदम 4500 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर रहे हैं, वरना आने वाले सीजन में गंदम की काश्त भी शदीद मुतासिर हो सकती है। कपास की तबाहकुन पैदावारी सूरत हाल और 3 साल से गंदम की अदम खरीदारी ने किसानों के माशी हालात मजीद बदतर कर दिए। इधर शुगर मिल मालकान पसे पर्दा मौसमी मसाइल, माली दबाव और हुकूमती दबाव को ताखीर की वजह करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत इस दलील को मुस्तरद करते हुए सख्त कार्रवाई के अज़्म पर कायम है। ये कशमकश सिर्फ नरखों का मसला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ज़राई मईशत, किसानों की बका और सारिफीन की जेब से जुड़ा वो बुरहान है, जिसका हल अब फौरी और शफाफ फैसलों में ही पोशीदा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको मैं वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। बुखारी साहब, मिल मालकान की जानिब से गन्ना ना खरीदने की बुनियादी असबाब क्या है, जरा व्यूअर्स को बताइए। क्या ये सिर्फ रेट का मसला है या कोई इंतजामी या माली बहरान है आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
شکریہ شجیہ آپ کا اور آپ کے سونو ٹی وی کا. یہ بنیادی طور پر نیت کا فطور ہے, ٹھیک, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا حرص جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. آج ایک انہوں نے ریٹ کی ہوئی تھی جو ہمارے شوگر مل کے مالکان ہیں ان کی طرف سے ہائی کورٹ کے اندر لاہور کے اندر. میں آج وہیں تھا سماعت کے دوران, اور میں حیران ہو رہا تھا کہ جو آرگیومنٹ وہ کر رہے تھے شوگر ملز کے جو لوگ تھے وہ سفید جھوٹ تھا. اچھا, وہ کہا نا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے مٹھاس نہیں ہے گنے کی پوری. تو جو دوسری سائڈ تھی پنجاب حکومت کی, تو ان کے جو اٹارنی تھے تو انہوں نے وہ جو ایوب ریسرچ لیب سے گنے کی مٹھاس ہے وہ انہوں نے سامنے رکھ دی کہ جناب یہ چاہیے 9 تو اب 10:30 ہے. ٹھیک ہے. اچھا شجیہ ایک اور بات ہے, بات یہ ہے کہ یہاں بزنس تو ہوتا نہیں ہے. یعنی جب صنعت کار ہی جو ہے وہ مافیاز بن جائیں, اور صنعت کار جو ہے وہ اس غریب کسان کو جو سال بھر محنت کرتا ہے اس گنے کے اوپر, اخراجات کرتا ہے, اور جب اس کی باری آتی ہے ثمر لینے کی, پھل لینے کی, تو اس وقت اس کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ اب اس میں آپ دیکھیں کہ چینی جو بڑھتی ہے, شوگر کین پالیسی کہتی ہے اس کا معاوضہ کسان کو ملنا چاہیے جو 76 سالوں کے اندر جو ہے وہ کسان کو نہیں ملا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسا کھیل ہے جو ہمارے شوگر مل کے بھائی, کیا یہ محب وطن پاکستانی کو اس طرح کرے گا کہ پہلے حکومت سے کہا, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 4 ماہ پہلے انہوں نے کہا حکومت سے کہ بھئی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں, زر مبادلہ آئے گا, ملک کی قسمت بدل جائے گی, ایسے ایسے خواب انہوں نے دکھائے, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ ان کو اجازت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جناب وہ ڈالر بھی آ گئے. ڈالر کس کی جیب میں گئے؟ انہی کی لوگوں کی جیب میں گئے, وہ فائدہ اٹھایا انہوں نے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد پتہ یہ چلا اوہو یہ تو چینی کم پڑ گئی ہے, چلیں جی باہر سے امپورٹ کرائے. یعنی ہمارے ہاں کوئی پالیسی ہے شجیہ, آپ ذرا سوچیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ 25 کروڑ کا ملک کون لوگ چلا رہے ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سٹاک کتنا ہے. اچھا کسی چیز کی پالیسی نہیں ہے. مجھے بتائیں ویٹ کی, آپ کے سامنے کرائسس آیا, بیٹھ کے بڑی جلد بازی میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. کسان تو لٹ چکا ہوتا ہے. اور اب بھی گنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹ کا تنازع کیوں ہو, یہ خود پیدا کرتے ہیں. پہلے 15 اکتوبر کو ملیں چلا کرتی تھیں, اور پھر ان ظالموں نے اس کو آگے بڑھاتے گئے, اور اس کے بڑھانے کی 2 وجوہات ہیں. اب کیا ہوگا کہ جو موڈی گنا ہے جسے ہم 2 سال یا 3 سال کا ہے, وہ کاٹ کے فٹافٹ جو ہے وہ کسان اس کو مل پہ پہنچا کے اور پھر وہ اس میں گندم بیچتا ہے. گندم کا پہلے کرائسس ہے. تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی جج صاحب کے سامنے جب کابینہ نے منظوری دی, میں آپ کو بتاؤں, اور پنجاب حکومت نے کہا کہ جی آپ ملیں چلائیں, اور وہ انہوں نے لکھ کے دیا. جب انہوں نے وہ ایکسپورٹ کی اجازت دی تو 2 چیزیں انہوں نے ریٹن میں آج وہ پیش کی پنجاب حکومت نے, کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو چینی کا ریٹ نہیں بڑھے گا, ٹھیک ہے, 140 سے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ 230 تک چلا گیا, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ 1 نومبر کو ہم جو ہے وہ ملیں چلائیں گے. دونوں میں انہوں نے انحراف کیا.
नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। बुखारी साहब, हुकूमत ने अब कह दिया मैंने कि वो मिल मालकान के खिलाफ वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर की डेडलाइन है, उसके बाद अगर ये सब नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। 10 लाख रुपए योमिया जुर्माने का भी ऐलान किया गया। तो आपको ये कैसा लग रहा है कि इस कार्रवाई को किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है या आप सेटिस्फाइड हैं ये जो अब गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है? हाँ, हम बहुत सुनवाई हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक्ट आया था 2020 के अंदर जो ऑर्डिनेंस था, और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इमरान खान ने ये किसानों के मुतालबे के ऊपर ये एक्ट जो है वो पास किया। उसके अंदर तो हमने तो ये डलवाया था कि 1 नवंबर को ये चला दें, लेकिन इन्होंने वो खुफिया तौर पे वो निकाल दिया, और फिर 50 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना। आज पाकिस्तान के अंदर कोई साइकिल चोर है, उसके ऊपर FIR भी होगी, पकड़ा भी जाएगा, सज़ा भी होगा। कोई भैंस चोर करता है, सज़ा भी होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि यहाँ कभी किसी बड़े को आज तक सज़ा हुई है, सिवाय पॉलिटिकल जो है अंदाज में सज़ाएं होती, उसके अलावा नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस कुरान कहता है ना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम जब तक नहीं आप बनाएंगे। आपने कहा कि सज़ा होनी चाहिए। 10 लाख तो बहुत थोड़ा है। ये तो जो कटौती करते हैं, मैं आपको बताऊं, जो किसानों की जेबों पे डाका डाला जाता है, कभी कच्ची पोरी और खोरी के नाम पे, और कभी जनाब जो है वो नॉन वैरायटी के नाम पे, और किसानों को तंग किया जाता है। और मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जो है वो जो पंजाब हुकूमत जो है उसने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो अमल क्यों नहीं हो पा रहा? आपको एक बात मैं बता दूं, रिकॉर्ड के ऊपर है कि 2021, 20, 21 और 22 आप यकीन कीजिए कि मिलें टाइम पे चली, और 3 साल उस वक्त में उस तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई जो है ना किसी की पेमेंट रुकी, ना किसी को कोई तकलीफ हुई। तो आज भी हम हुकूमत को कहते हैं कि वो किसानों के साथ खड़ी हो, और किसानों का जो ये इस्तेहसाल हो रहा है और लेट जो चलाया जा रहा है, और उससे किसान को नुकसान हो रहा है कि मिठास बढ़ती है और पानी उसका सूखता है, वज़न कम होता है, और इनको जो मिठास चाहिए वो है, वो इस वक्त लैब ने बता दिया है कि उसके अंदर 10 किलो है। चीज़ें एक और चीज़ मैं बता दूं अपने नाजरीन के लिए कि 100 किलो गन्ने में से जितनी मिठास होगी, अगर 9 है तो 9 किलो चीनी बनेगी। अच्छा, फिर 10 किलो हो जाती है, ये एक कुदरती प्रोसेस है। फिर 11 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी। वो जो बढ़ती है मिठास, शुगर केन पॉलिसी कहती है उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। और दूसरी, ये कहाँ की ये कारोबारी अंदाज है कि आपने जब 140 रुपए चीनी थी तो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि उस वक्त जो है वो गन्ने का रेट जो है 400 से 500 था। तो आज किसान ये मुतालबा करते हैं कि 600 रुपए से कम, वो कहते हैं हम आग लगा देंगे, हम उससे कम नहीं देंगे। अगर हुकूमत को चाहिए, देखें हुकूमत उसका नोटिफिकेशन कर सकती है इसमें, क्योंकि हुकूमत की जो है कारोबारी लेन देन नहीं है। बुखारी साहब, जिस तरह चीनी की कीमत 210 से 240 रुपए तक पहुंच गई हुई है, तो फिर मौजूदा रेट किसान के अखराजात पूरे क्यों नहीं कर पा रहा? किसान गन्ने के नर्ख 600 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो इसकी क्या मुआशी मंतक है? देखें, इसकी मुआशी मंतक ये है कि महंगाई बढ़ी है, और उसके बाद आप देखें कि खाद जो DAP खाद है वो 3000 रुपए एक बैग के ऊपर बढ़ गया है। यूरिया बढ़ी है, डीजल अभी आपके 2 दिन पहले जो है वो डीजल 6 रुपए 7 रुपए बढ़ा है। और अखराजात हैं, लेबर के अखराजात हैं। पहले लेबर 20 रुपए में मिल जाती थी, अब वो 40 में मिलती है। और ये रेट, इसके अंदर अखराजात होते हैं किसान के। मैं कहता हूँ कि उसमें छिलाई आती है, उसमें कटाई आती है, उसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का, और इतना किसान का रिस्क होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई मसला होगा। ये जो आपने कटौती की अभी जिस तरह से बात की है, तो ये कितना नुकसान होता है? इस पर भी किसानों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरबों रुपए का। आप एक तसव्वुर कीजिए कि आप 500 मन की ट्राली ले गए
اور آپ کو 450 من کا CPR تھما دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 50 من کہاں گیا بھائی؟ ہم جا کے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کے آگے درخواست دیتے ہیں, ہم چیخ و پکار کرتے ہیں, ہم پنجاب گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو, ہمارے کسان جو ہے وہ واویلا کرتے ہیں, لیکن کوئی نہیں سنتا. آپ اندازہ کیجئے اگر ایک مل 24 گھنٹوں کے اندر 2000 ٹرالی کریش کرتی ہے, 1500 کرتی ہے, تو اندازہ لگا لیجئے کہ 50 من آج ہو تو آپ 20,000 روپے ایک ٹرالی کے پیچھے, وہی اس کی بیچارے کے غریب کی بچت ہوتی ہوگی کسان کی, تو وہ بھی یہ لے لیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ہمارے جو شوگر مل کے بھائی ہیں وہ مطمئن ہوں گے, کس طرح سے. اچھا پھر ایک چیز, چینی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں شیرہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بکاس ہوتی ہے, اس کے ساتھ مڈ ہوتی ہے. چیزیں مڈ اس کو کہتے ہیں جو کہ یہ پہلے کسانوں کو فری میں دیتے تھے آج سے 10 سال پہلے. اب ایک ٹرالی 40,000 کی, 30,000 کی وہ جو ہے وزن کر کے وہ دیتے ہیں, جو جانوروں کو کھلاتے ہیں یا زمین میں وہ ڈالتے ہیں. یہ ایتھنال اس سے بناتے ہیں, یہ پاور کا جو ہے. بخاری صاحب, اگر حکومت نے گندم کا ریٹ 45 روپے یا پھر گنے کا جو ہے وہ 600 روپے مقرر نہیں کیا, تو پھر مستقبل میں آپ کی کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں ہمارا لاہ عمل یہ ہے کہ ہم نے حکومت سے کہا ہے, آپ نے جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے کہا کہ آپ ریٹ مقرر کیجئے گندم کا, نہیں کیا. 29 لاکھ ٹن کا جو آپ کے فوڈ سیکورٹی کے منسٹر ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ 29 لاکھ ٹن جو ہے گندم کم ہوئی. اس دفعہ ہم کہتے ہیں کہ 40 لاکھ سے اوپر ٹن سے اوپر جو ہے گندم کم ہوگی. ایک تو یہ ہے حکمت عملی ہماری کہ ہم ان چیزوں کو کم کریں گے. ہم دوسری متبادل فصلوں کی طرف جائیں گے. دوسرا احتجاج کا راستہ ہے کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے. ہم جو ہے وہ ٹرالیاں جو ہے اگر ہمیں معاوضہ صحیح نہیں ملے گا, آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں آپ روز آپ کا میڈیا دکھا رہا ہوگا. دیکھیں ہمارے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, نہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ ہمارے بچوں کے تن پہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہے, نہ جوتا ہے, نہ ہمارے, کیا ہماری خواہشات نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے. بخاری صاحب, ہر سال ہر فصل, وہ چاہے وہ چاول کی ہو, گندم کی ہو, کپاس کی ہو, ہر بار کسانوں کے مسائل سامنے آتے ہیں. کیا یہ گندم شوگر مافیا ملک میں اتنا مضبوط ہے کہ ماضی سے لے کر اب تک کوئی حکومت اس معاملے کو حل نہیں کر پائی؟ کیا اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے, کوئی سلوشن نہیں ہے؟ ہر جب سیزن آتا ہے ہم یہ مسائل لے کر بیٹھتے ہیں اور ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب حکومت کوئی کام کرنے پہ آ جاتی ہے, میں وہی میرا سوال ہے نا کہ بھائی جب یہ لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو اس وقت کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا؟ اس کا تو جزا و سزا کا جو شوگر کین پالیسی ایکٹ کہتا ہے آپ اس کے مطابق عمل کر دیں. آپ اچھا لیٹ پیمنٹ آپ دیکھیں کہ 40 ارب روپے جو ہے وہ شوگر مل نے دینا تھا, ابھی بھی 2 ارب روپے. یقین کریں کہ کل میں بیٹھا تھا کین کمشنر صاحب کے پاس, وہاں ایک بندہ آیا بیچارہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تنخواہ 2 مہینے کے لیے بند ہو جائے شجیہ, آپ کے کیا حال ہوگا کہ آپ کے جو بجٹ ڈسٹرب ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ حکومت اس کے اوپر سنجیدہ ہو اور اس کے اوپر جو ہے. اب سندھ حکومت کو دیکھ لیں تو وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے, لیکن جب ہم اپنے لیڈران کو دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت جناب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی کہ کسان کے ہم حق میں ہیں. کیا آپ حق میں ہیں کہ ابھی تک سندھ کے اندر بھی آپ نے جو ہے شوگر ملیں نہیں چلائیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پالیسی ہو, کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہ ہو. ہمیں پتا ہے کہ کب جو ہے وہ گنے کا رس پک جاتا ہے. ایک مستقل پالیسی ہو جس پہ عمل کیا جائے, کاٹن کی پالیسی جس پہ سب کا کنسنسس ہو. بہت شکریہ چیئرمین کسان فاؤنڈیشن محمود الحق بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.